चलिए दोस्तों, आज हम परिसीमा अधिनियम 1963 का अध्ययन करते हैं। परिसीमा अधिनियम जो है वो हमारे न्यायालय में पेश किए जाने वाले वाद एवं अन्य कार्यवाहियों के लिए जो परिसीमाएं हैं उनसे संबंधित जो विधि है उसके बारे में बताता है हमें। इसकी धारा जो एक है वो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये अधिनियम परिसीमा अधिनियम 1963 कहलाएगा। अब इसका सबसेक्शन 2 है, ये है इसका विस्तार। दोस्तों यहाँ एक अमेंडमेंट आ गया है, इसके बाद से ये इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य, ये शब्द इसके अंदर से हट गए हैं और ये हटे हैं ये 31 अक्टूबर 2019 से ये पार्ट इसमें हटाया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी का कि ये कौन सी तारीख को प्रवर्त होगा। तो दोस्तों ये 1 जनवरी 1964 से लागू हुआ था। ये हमारा परिसीमा अधिनियम के लागू होने और उसके प्रारंभ की डेट। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 2 हमारी परिभाषा। परिसीमा अधिनियम जो है उसके लिए सबसे पहली परिभाषा हमारे पास आती है आवेदक। आवेदक में कौन कौन व्यक्ति शामिल है? आवेदक में पहला है अर्जीदार स्वयं आवेदक होगा। एक वह व्यक्ति होगा जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन करने का अधिकार व्युत्पन्न करता है, यानी वो स्वयं व्यक्ति जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक और अन्य प्रतिनिधि के रूप में, इन तीनों कैटेगरी के तौर पर अगर उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो वह स्वयं व्यक्ति आएगा इसमें। आवेदन वह उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ख डेफिनेशन जो है वो है आवेदन। आवेदन के अंदर क्या माना गया है? इसमें अर्जी मानी गई है। दोस्तों इसमें हर एक शब्द का अलग अलग मतलब है। आवेदन अलग आ जाएगा आवेदन, क्योंकि इसमें आगे हम देखेंगे कि अपीलों के लिए अलग से परिसीमा होगी, वादों के लिए अलग से होगी, आवेदन के लिए अलग से होगी, इसलिए ये डेफिनेशन अलग अलग शब्दावलियों के द्वारा समझाई गई है। अब इसका घ है बंद पत्र। बंद पत्र या बॉन्ड क्या होता है? इसके अंतर्गत ऐसी कोई लिखित जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को क्या करता है? धन देने के लिए, अन्य को तो धन दे रहा है और वो बाध्यता किसके ऊपर रख रहा है? अपने कोई शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई भी निर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए, जैसी भी स्थिति होगी, या कार्य किया जाएगा, अगर शर्त कार्य करने की है तो किया जाएगा और नहीं करने की है तो नहीं किया जाए। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगी? वो बाध्यता शून्य हो जाएगी, यानी वो बाध्यता उसके बाद में रहेगी नहीं। तो बॉन्ड सीधे से शब्दों में हम लिखते हैं कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को काम के करने या न करने की बाध्यता जो डालता है उसे ही बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रतिवादी। प्रतिवादी कौन आएगा? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी ये दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। और वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा क्या है? निष्पादक, प्रशासक और अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसमें जो डेफिनेशन क है, क और अण, जो दोनों परिभाषा हैं हमारे पास, ये एक आवेदक की है, एक प्रतिवादी की है, जस्ट वाइस वर्सा है। इसमें अर्जीदार भी शामिल है और प्रतिवादी के अंदर अर्जीदार जैसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्लिगेशन आती है। प्रतिवादी का मतलब डिफेंडेंट, यानी उसके ऊपर वाद लाया जा रहा है, इसलिए वो व्यक्ति प्रतिवादी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी सुखाचार। जी हाँ, ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट या सुखाचार के अंतर्गत क्या आ जाता है? संविदा से उद्भूत न होने वाला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावली है, संविदा से उद्भूत नहीं होता है सुखाचार का अधिकार। ऐसा अधिकार जो संविदा से उत्पन्न न होने वाला हो और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज को हटाने
और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का जो अधिकार होता है वही सुखाचार होता है। देखिए इसमें दो चीजें, एक तो संविदा से उद्भूत नहीं होने वाला होना चाहिए अधिकार, दूसरा है अन्य की मृदा या मृदा का कोई भाग होना चाहिए, तब सुखाचार उस पर लागू होता है। ये हमारा सुखाचार की डेफिनेशन हो गई। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी अभी तक, आवेदक की पढ़ी, आवेदन क्या है, बंध पत्र क्या है, प्रतिवादी क्या है, और उसके बाद में सुखाचार क्या है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें एक परिभाषा ये है 2J की, जो है सद्भाव। ये सद्भाव क्या होता है? कोई ऐसी बात, इस परिभाषा के अनुसार इसे पढ़ते हैं तो देखिए, कोई ऐसी बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई, सद्भाव पूर्वक नहीं समझी जाएगी। अगर दोनों न को हटाए दिया जाए तो इसमें सद्भाव पूर्वक की रियल डेफिनेशन आ जाएगी। सद्भाव का मतलब कोई बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई है, सद्भाव पूर्वक की गई समझी जाएगी। ये इसकी हमारे लिए एक अच्छी परिभाषा है, क्योंकि नकारात्मक दोनों शब्दों को नहीं से नहीं को हटाने के बाद में हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी वो इसकी सकारात्मक डेफिनेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट है 2J, वादी। वादी कौन है? वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी बात लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है, और वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि के अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये शब्दावली हमने वादी में पढ़ी, इससे पहले प्रतिवादी में पढ़ी, और उससे पहले हमने आवेदक की डेफिनेशन में भी यही परिभाषा हमने पढ़ी थी। इन तीनों के अंदर एक दोनों ये दो दो वर्ड जो है, दो दो सब सेक्शन है 1 और 2, वो कुछ कुछ हद तक हमारे पास मिलते जुलते हैं और कुछ डेफिनेशंस के अंतर आते हैं इसमें। प्रतिवादी में भी लगभग वही डेफिनेशन आती है, लेकिन वहां वाद करने की है और यहाँ प्रतिवादी की है। और आवेदक की बात करते हैं तो आवेदक के अंदर अर्जीदार एक्स्ट्रा शामिल है। ये इनके कोरिलेशन है, ताकि हम लोगों को ये याद रह सके और हम उनको अच्छे से कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छे से तैयार कर लेते हैं टाइम हम लोग। इस एक बात से ये हमारे दिमाग के अंदर इस तरीके का ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि भाई ये वादी की थी, प्रतिवादी की थी, या फिर आवेदक की डेफिनेशन थी। अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और शायद आप अपन ये कह सकते हैं कि ये परिसीमा अधिनियम के बारे में ही बता रही है, जिसके लिए बनाया गया एक्ट है। परिसीमा काल क्या है? परिसीमा काल ऐसा काल है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। और विहित काल क्या है? वह ऐसा परिसीमा काल है जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो। देखिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये इतना सा अंतर ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन या सुलझन दोनों पैदा कर देता है। परिसीमा काल से हम समझते हैं तो परिसीमा काल तो ऐसा है जो किताब में दे दिया गया, हमें बुक के अंदर ये बात बताई गई, एक्ट में बताई गई कि भाई वाद के लिए आपके पास 30 दिन है या 60 दिन है, या अपील के लिए आपके पास 30 दिन है, 60 दिन या 90 दिन है, या आवेदन के ये तो है परिसीमा काल। और विहित काल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यायालय में जब हम कोई भी वाद या आवेदन फाइल करते हैं या अपील फाइल करते हैं, तब हम विहित काल को ही ध्यान में ज्यादा रखते हैं, क्योंकि विहित काल ऐसा काल है जो हम आगे इसकी धाराओं में या इसके जो प्रावधान दिए गए उनमें जो समय इनमें एक्सक्लूड करना है या उसमें से जो समय निकालना है, उस समय को निकालने के बाद में जो वर्किंग डेज हमारे पास आएंगे, या ये कह सकते हैं कि वाद को फाइल करने के लिए जो हमारे पास दिन या टाइम बचेगा, वही टाइम संगणित जो गणना करने के बाद में हमारे पास टाइम बचेगा, वही टाइम हमारे लिए परिसीमा काल विहित काल कहलाएगा। ये हमारे परिसीमा काल और विहित काल का डेफिनेशन था। इसके बाद में है 89, इससे पहले एक डेफिनेशन और आती है वाद। वाद के अंतर्गत क्या होगा? अपील या आवेदन नहीं है।
वाद के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, अपील और आवेदन दोनों नहीं है, वाद में केवल वाद माना जाएगा। अपकृत्य, टोर्ट, टोर्ट क्या है? अपकृत्य एक ऐसा सिविल दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग न हो, कि केवल वो न तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ हो ना ही कोई ट्रस्ट का ब्रीच ऑफ हो, तब वो क्या माना जाएगा? अपकृत्य माना जाएगा और सिविल दोष, सिविल रॉन्ग होगा। न्यासी कौन होगा? न्यासी के अंदर बेनामीदार, बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। यानी कि ये नहीं आएंगे, इनसे छोड़ करके जिसके पास संपत्ति न्यस्त की गई है वो व्यक्ति न्यासी कहलाएगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट सेक्शन है, अब इसका भाग 2 है, वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। इस इन सेक्शंस को हमने डेफिनेशन पढ़ लिया और इसका जो प्रारंभ और विस्तार हमने पढ़ लिया वो एक जनरल सेक्शन था। अब हम पढ़ेंगे वही सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट है, परिसीमा के बारे में। इसमें कुछ शब्दावली जो है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कहाँ वाद के बारे में कह रहा है, कहाँ अपीलों के बारे में कह रहा है, और कहाँ वो आवेदन, अपील और वाद तीनों के बारे में कह रहा है। ये शब्द हमारे लिए स्पेशल होते हैं। अब है परिसीमा काल का वर्जन, धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत दोनों धाराएं शामिल है, यानी 4 भी है और 24 भी शामिल है। सारी धाराओं के अंदर विशिष्ट उपबंधों के अधीन ये है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यदि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात नहीं उठाई दी गई है। आपके पास जो टाइम दिया गया, आपको एक लिमिटेड टाइम था आपके पास, और वो आपने निकालने के बाद में आपने वाद संस्थित किया, कोई भी अपील फाइल की, तो वो आपकी खारिज कर दी जाएगी यदि आप लिमिटेशन, कौन सी, गिन करके या संगणना की हुई लिमिटेशन की बात नहीं उठाते हैं, तो वो आपका वाद खारिज कर दिया जाएगा। अब इसका सेक्शन, सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। अधिनियम प्रयोजनों के लिए कब से वाद की संस्थिति, वाद की संस्थिति कब से मानी जाएगी? देखिए, मामूली दशा में वाद की संस्थिति हम जब उचित ऑफिसर के समक्ष वाद पत्र शामिल कर देते हैं, सॉरी पेश कर देते हैं, तो उसे वाद का संस्थित होना माना जाएगा। अकिंचन यानी गरीब व्यक्ति की दशा के अंदर वाद जब होगा, अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया गया है। देखिए इसमें ये होता है कि जब अकिंचन कोई वाद करता है तो सरकार उसको गरीब मानते हुए उसके लिए जो विधिक सहायताएं प्रोवाइड करवाती है उसकी पहले जांच करती है कि वो गरीब है या नहीं है, तभी उसको सरकार अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति देती है। इसलिए ये प्रावधान न्यायालयों सॉरी लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायन के द्वारा हमारे एक्ट में किया गया है। उसके माध्यम से वो जब न्यायालय में अकिंचन के रूप में अपने आप को वाद लाने के लिए इजाजत मांगता है, उसी दिन से उसका वाद फाइल माना जाएगा, संस्थित माना जाएगा। अब ये एप्लीकेशन डिसाइड यस या नो पे जो भी डिसाइड होगी, अकिंचन माना जाए या नहीं माना जाए, तो उसके बाद में उसकी परिसीमा लागू होगी। उस कंपनी के विरुद्ध, जहां कंपनी क्या हो रही है, कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जहां न्यायालय द्वारा परिसीमापन किया जा रहा है, न्यायालय द्वारा उसकी समाप्ति की जा रही है, तब उस जब दावेदार के दावे का परिधान शासकीय समापक को पहली बार कर दिया जाता है, यानी जो शासकीय समापक नियुक्त किया गया है उसको दावे का परिधान कर देता है, दावा उसको संभाला देता है। उसके बाद से उसको उसी दिन से वाद संस्थित माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन, मुजरा और प्रतिदावे की स्थिति में। दोस्तों हम मुजरा और प्रतिदावा ये हम सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे, ये भी एक वाद के ही प्रकार हैं और इनको वहां सीपीसी के अध्यायों के
अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे। तो इसकी स्थिति में वाद कैसे माना जाएगा, तो ये दावा एक पृथक वाद माना जाएगा और ये समझा जाएगा कि ऐसा दावा मुजरे की दशा में जो कब से माना जाएगा, उसी तारीख को जिसको वाद संस्थित किया गया है, जिसमें मुजरे का अभिकथन किया गया है। यानी मुजरे की दशा में वाद तब माना जाएगा जब वो वाद संस्थित कर दिया गया, मूल वाद ही संस्थित किया गया जिसमें मुजरे का जिक्र किया गया है। तो वही उसी दिन से उस वाद की संस्थिति मानी जाएगी और प्रतिदावे की स्थिति के अंदर उस तारीख से माना जाएगा जिसको न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो या फिर न्यायालय में प्रतिदावा संस्थिति किया गया हो। ये मुजरे और प्रतिदावे की स्थिति में था। और उच्च न्यायालय की स्थिति में क्या है, जब उच्च न्यायालय के प्रस्ताव की सूचना आवेदन को तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के लिए उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित हो जाता है। यहाँ हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी, धारा 3 को हमने पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि वाद संस्थित कब माना जाएगा। धारा 3 की उपधारा 1 के अंदर तो ये था कि यदि हम परिसीमा की बात नहीं उठाते हैं और विहित काल के पश्चात वाद संस्थित करते हैं, अपील संस्थित करते हैं या आवेदन संस्थित करते हैं तो वो हमारा खारिज कर दिया जाएगा। यदि परिसीमा की बात उठाते हैं, न्यायालय उससे संतुष्ट होता है तो उसके बाद में वो उसे कंटिन्यू भी कर सकता है या खारिज भी कर सकता है। ये न्यायालय का स्वविवेक है। इसकी उपधारा 2 में हमने ये पढ़ा कि इस अधिनियम यानी परिसीमा अधिनियम के प्रयोजन के लिए परिसीमा काल कौन सा माना जाए, वाद की संस्थिति क्या मानी जाएगी, ये हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद में हमने वो 1 by 1 पढ़ा कि नॉर्मल वाद क्या माने जाएंगे, अकिंचन वाद क्या माने जाएंगे, कब माने जाएंगे, कंपनी के विरुद्ध वाले दावे कब माने जाएंगे, और मुजरे और प्रतिदावे और उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास धारा 4, विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। यानी हमारे पास विहित काल जो गणना होने के बाद में जो काल बच रहा है वो विहित काल भी है, उसका अवसान हो रहा है, उसी दिन न्यायालय बंद है। तो वहां पे देखिए वाद, अपील और आवेदन, यहाँ हमने देखा इसमें तीनों चीजों की बात कर रहा है कि वाद, अपील और आवेदन के लिए विहित काल का अवसान यदि ऐसे दिन होता है जब न्यायालय बंद है। उसका अवसान कैसे दिन हो रहा है, न्यायालय बंद है उस दिन, वहां उस दिन वाद संस्थित किया जाएगा, अपील की जा सकेगी या फिर आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले। मान लीजिए आज हमारे पास 31 तारीख को वाद की लिमिटेशन खत्म हो रही है, एंड हो रहा है उसका, और इसी दिन हमारे पास 31 से लेके छुट्टियां चल रही है, हमारी 3 तारीख को कोर्टें वापस से ओपन होगी, तो 3 तारीख को उसकी लिमिटेशन समाप्त होनी मानी जाएगी। और इसमें स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि न्यायालय इस धारा के अर्थ के भीतर उस दिन भी बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद हो। यदि न्यायालय का हाफ डे या आधे दिन ही यदि खुलता है तो उस दिन भी न्यायालय बंद ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर धारा 5, विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कोई भी अपील या आवेदन, देखिए यहाँ वाद, अपील, आवेदन तीनों की बात कर रहा था, मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया है कि यहाँ शब्दावली ही इंपॉर्टेंट है इसकी। यहाँ अपील और आवेदन के ऊपर ही धारा 5 लागू होगी। अपील और आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 यानी ऑर्डर 21 के उपबंधों के अधीन के आवेदन से भिन्न यानी 21 के आवेदन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी अपील और आवेदन है तो विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। वादी खुद ये बताए कि भाई उसके पास तो एक स्पेशल रीजन था और ऐसा रीजन होना चाहिए जिससे कि न्यायालय संतुष्ट भी हो। अब इसी का एक स्पष्टीकरण दिया गया, यह तथ्य कि अपीलार्थी जो है वो
आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय संगणना करने में न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या फिर निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया हो तो ये पर्याप्त हेतु को मान सकेगा। यानी ये भी हो सकते हैं वो न्यायालय की भाई जिस दिन ऑर्डर इशू हुआ उस दिन उसको गणना उस दिन से गणना होगी, या उसके 2 दिन पहले ऑर्डर जब पास किया गया तब से गणना होगी। ऐसे किसी ये कह सकते हैं कि टेक्निकल एरर की वजह से, यदि तात्विक त्रुटि की वजह से यदि वो व्यक्ति भुलाव में पड़ गया है तो उसे हम पर्याप्त कारण मान सकते हैं। और इसी के अलावा इसमें जो न्यायालयों के, या हम ये कह सकते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा हमें बार बार ही बताया गया है अन्य कई ऑर्डर्स में कि उस धारा 5 का जो प्रार्थना पत्र पर है, न्यायालय को दिन प्रतिदिन का उचित कारण देना होगा एवं कारण युक्त हो और उससे न्यायालय संतुष्ट भी होना चाहिए, तभी वो कारण पर्याप्त माना जाएगा। इसका नेक्स्ट सेक्शन है विधिक निर्योग्यता। विधिक निर्योग्यता क्या होगी, कौन सी चीजें विधिक निर्योग्यता में मानी जाएगी? जहां कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित, यहाँ केवल ये वाद पे मानना जा रहा है, वाद संस्थित करने का या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का। आवेदन कौन सा है? डिक्री निष्पादन का। और वाद रेगुलर वाद की बात कर रहा है। करने का हक हो, उस समय विहित काल की गणना की जानी है, या तो वह अप्राप्त व माइनर है, पागल है या जड़ है, तो उस वहां उस निर्योग्यता के अंत होने के पश्चात उसे इतनी ही काल की भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में अनुज्ञात होता। यानी वो व्यक्ति जहां उसको वाद करने की जब से उसका राइट अप्रूव हुआ है तभी से वो अप्राप्त व माइनर है, पागल है या जड़ है, तो जब उसका निर्योग्यता का अंत होगा उसके पश्चात उसे उतना टाइम मिलेगा जितना उसे थर्ड अनुसूची के अंदर, सॉरी थर्ड स्तंभ के अनुसार जो उसे मिला हुआ है वो टाइम उसे मिलेगा निर्योग्यता के समाप्त होने के बाद भी। अब नेक्स्ट है, जहां की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त है। जहां की अपनी निर्योग्यता अंत होने से पूर्व, किसी अंत होने से पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहां दोनों निर्योग्यताओं का अंत होने के पश्चात उसे वाद और आवेदन संस्थित करने का उतना ही टाइम अनुज्ञात होगा। देखिए यहाँ एक निर्योग्यता की बात करता है कि एक ही बार उसके निर्योग्यता है, और यहाँ पे 2 निर्योग्यताएं हैं, लेकिन निर्योग्यता कैसी होनी चाहिए? बैक टू बैक, एक अंत हो उसके जस्ट बाद में दूसरी शुरू हो जाए। ऐसे नहीं कि एक अंत हो गया 10 दिन बाद में दूसरी समस्या शुरू हुई है, तब वो लिमिटेशन इस सेक्शन का लाभ नहीं लेगा। नेक्स्ट है, जहां निर्योग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित आवेदन कर सकेगा जितना उसे अनुज्ञात है। जहां एक व्यक्ति मान लीजिए वो निर्योग्य रहा, इनकैपेबल चलता रहा और वो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसका विधिक प्रतिनिधि को उसकी मृत्यु के पश्चात उतना टाइम मिल जाएगा जितना उसे मिलता। नेक्स्ट है इसका, जहां उपधारा 3 और 4 में 3 में विनिर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख से किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, तो उपधारा 1 और 2 में अंतर्विष्ट नियम लागू होंगे। मान लीजिए जहां ये कहना चाहता है कि जहां कोई व्यक्ति 3 के अनुसार यदि वो मान लीजिए उसकी मृत्यु तक निर्योग्य बना रहता है, फिर उसका विधिक प्रतिनिधि भी निर्योग्यता से ग्रस्त है। यदि एक निर्योग्यता से ग्रस्त है तो उसके ऊपर उपधारा 1 के उपबंध लागू हो जाएंगे। यदि 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त है तो उपधारा 2 के उपबंध लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट है उपधारा 5, जहां निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित कर सकेगा या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होती यदि मृत्यु नहीं हुई हो। अब यहाँ हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा
उलझा हुआ सा लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो निर्योग्य है, ठीक है, उसकी निर्योग्यता का अंत हो गया। अंत होने के बाद में उसे कुछ टाइम मिल गया, कुछ टाइम उसके पास था कि वो केस दायर कर सकता था, वाद फाइल कर सकता था, वाद दायर कर सकता था। उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। ये जो गैप है, इतना गैप उसे मिल चुका था, वो जिंदा रहा इतने दिनों तक, ठीक ठीक, और बाद में उसकी मृत्यु होती है, तो उसका जो एलआर है, विधिक प्रतिनिधि जो है, उसे उतना ही टाइम मिलेगा जितना यहां से उसको मिलता है, यानी वो गैप नहीं, गैप सहित टाइम उसके अंदर इंक्लूड होगा। ऐसा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो पहले निर्योग्य था और 1 जनवरी 2021 से वो स्वस्थ हो गया, और 2021 से वो स्वस्थ होने के बाद में वो 2021 के अंत में दिसंबर में उसकी डेथ हो जाती है, तो विधिक प्रतिनिधि के बाद में के लिए 21 के बाद से ही लिमिटेशन शुरू हो गई, उसके पास 1 जनवरी 2021 से लिमिटेशन शुरू हो गई। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा धारा 7। कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता, जहां वाद करने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वाद करने के लिए अधिक वाद करने का अधिकार मिला हुआ है। और यहाँ देखिए सर, यही ये भी सेक्शन वही है, यहाँ पे एक तो वाद और एक डिक्री के निष्पादन आवेदन के आवेदन है, यही जो सेक्शन 6 है उसी का, उन्हीं उन्हीं को राइट यहाँ पर 7 में है। डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के संयुक्त हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना, जस्ट अ मिनट, उन व्यक्तियों में से कोई एक तो निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो। उन्मोचन यदि होता हो तो उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाए। किनके विरुद्ध? सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। किंतु यदि उन्मोचन न दिया जाए, क्या न दिया जाए, तो उनमें से किसी के भी विरुद्ध समय का चलना आरंभ नहीं होगा, अन्यों की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो। जब तक वो भी समर्थ नहीं हो जाए तब तक निर्योग्यता बनी रहेगी। अब इसमें यह है कि ये धारा हर प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व के उन्मोचन को लागू होती है। नेक्स्ट इसका कोई खास नहीं है। और ये, हाँ सॉरी, ये भी कहाँ है, ये अपन ये कह सकते हैं कि अगर अविभक्त हिंदू HUF, तो कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजनों के उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तभी समझा जाएगा जब ये अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता हो। HUF MLA वो है, तो कर्ता उसमें तभी उन्मोचन देने के लिए समर्थ माना जाएगा जब वो कुटुंब की संपत्ति का खुद मैनेजमेंट करता हो। ये धारा 7 जो थी, ये क्या कहते थे इन शॉर्ट, अब हम समझे इसको, तो ऐसा कोई वाद या वाद संस्थित करना या फिर डिक्री के निष्पादन का कोई आवेदन है, उसके अंदर एक से अधिक व्यक्ति है, पक्षकार हैं, और उनमें से यदि वो वाद ऐसा है कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना ही उसका उन्मोचन किया जा सकता है, तब तो वो सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि वाद दायर करने के लिए वो लोग कैपेबल हैं। और यदि उन्मोचन नहीं किया जाता है तो सबके विरुद्ध समय नहीं चलेगा जब तक वो सहमति देने के योग्य नहीं हो जाए। नेक्स्ट है विशेष अपवाद। धारा 6 और धारा 7 की कोई बात सुफा अधिकारों को परिवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होगी, और न किसी वाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली नहीं समझी जाएगी। देखिए धारा 6 और 7, 6 के अंदर 7 के अंदर वाद एवं आवेदन दोनों है, वाद और डिक्री निष्पादन का आवेदन दोनों है, तो ये सोफा अधिकारों के परिवर्तित करने वाले वादों पर लागू नहीं होगी। और दूसरी है किसी वाद अथवा आवेदन की परिसीमा काल की निर्योग्यता का अंत से, निर्योग्यता जिस दिन अंत होगी उससे
या फिर उसके उस व्यक्ति की, नियोगी व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक नहीं विस्तारित की जाएगी। या कह सकते हैं कि यदि किसी का वाद को फाइल करने के लिए हमारे पास परिसीमा काल 5, 6, 7 साल है, तो वो तो उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब निर्योग्य व्यक्ति वो 5, 6 साल तक निर्योग्य रहता है, वो ठीक होता है 8 साल बाद में, तो 8 साल बाद में जब वो ठीक होता है तब से लेकर के उसे 3 वर्ष तक का समय दायर वाद दायर करने के लिए मिलेगा। उससे अधिक ये बढ़ेगी नहीं। और या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एलआर को भी 3 वर्ष से अधिक तक का समय मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा धारा 9। बहुत अच्छा सेक्शन है। समय का निरंतर चलते रहना। जहां की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए, वाद संस्थित करने, क्या चीज, वाद, आवेदन संस्थित करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता या योग्यता से वह नहीं रुकता है। परंतु जहां वह किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसी उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहां ऐसे ऋण का वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह प्रशासन चलता रहे। देखिए दोस्तों, इसमें हम धारा 9 को दोबारा से अच्छे से समझते हैं। एक बार यदि समय चल रहा है, निरंतर चलना शुरू हो गया है, तो ऐसा देखिए जैसे हमने अभी पहले भी एक सब सेक्शन में मैंने 8 में बताया था, सॉरी 6 में बताया था कि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति निर्योग्य है, वो यहाँ तक कुछ भी नहीं केस दायर करने की स्थिति में नहीं है, या अवयस्क है, या पागल है, या जड़ है, जैसी भी स्थिति है वो यहाँ तक है। उसके बाद में उसे ये टाइम जो है वो अच्छा मिल गया, उसके इस टाइम जहां वो योग्य भी है, वाद वगैरह दायर भी कर सकता है, और उसकी वाद वगैरह दायर करने के लिए उसके पास प्रॉपर लिमिटेशन भी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वहां तक वाद दायर नहीं करता। मान लीजिए उसके बाद में वो मर जाता है, अब उसकी डेथ हो गई, तो ये कहना चाहता है कि यहाँ से जो समय चलना प्रारंभ हुआ था वो कंटिन्यू चलता रहेगा उसकी डेथ होने के बाद तक, जितना बचा हुआ या फिर जितना उसको विहित काल मिला हुआ नियमों के द्वारा, वो उसके लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो परंतु है वो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए के व्यक्ति ने किसी से कोई पैसा मांगता है, और पैसा मांगता है वो 1, 2 और 3 व्यक्तियों के पास से उधार कुछ पैसे की डिमांड है, उसकी मांग कर रहा है, उसका कुछ उधार है, और वो कहीं बाहर जाना चाहता है या कहीं पे भी उससे छुटकारा पाने के लिए वो एक नंबर को, यानी एक व्यक्ति, फर्स्ट नंबर के व्यक्ति को वो ये अधिकार दे देता है कि आप मेरी तरफ से जो मेरा उधार पैसा है अपना भी कलेक्ट कर लो और इन दोनों का भी कलेक्ट कर लो। अब वो क्या करता है, इन दोनों का तो कलेक्ट करके आप तक पहुंचा देता है और अपना देता नहीं है। मान लीजिए वो अपना नहीं दे रहा है और आपको इस बात को दिया, आपने भी देखा, ठीक है दे दिया, आ गया पैसा आ गया, आपने ये बात ध्यान में नहीं ली कि एक नंबर ने अपना पैसा दिया ही नहीं। अब आपके पास लिमिटेशन समाप्त हो रही है, जहां से इन लोगों की, तो जहां से देनदार, जब से आपने पैसा दिया था या फिर आपकी देनदारी शुरू हुई, लेनदारी शुरू हुई थी, तभी से इनके प्रति तो लिमिटेशन चालू थी। इन लोगों के लिए तो लिमिटेशन तब से मानी जाएगी, और एक नंबर के लिए लिमिटेशन तब मानी जाएगी जिस दिन इसने इन दोनों का उधार लेकर के आपको सौंपा, प्रशासन पत्र और इस कार्य से उधारी कलेक्ट करने के काम से मुक्ति प्राप्त की, उसी दिन से आपकी, उस दिन से उसकी लिमिटेशन शुरू होगी। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 10, न्यासियों और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। इस अधिनियम के जो वाद हैं, इस अधिनियम के जो प्रावधान है, वो न्यासी, ट्रस्टी और उनके प्रतिनिधि एलआर के बीच में कहां तक लागू है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात की होती है, भी किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो संपत्ति में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित की गई हो उस संपत्ति में, या उसके विधिक प्रतिनिधियों या समूह असाइनीज जो मूल्यवान प्रतिफलार्थ समुदेशिती न हो, उसके या उनके हस्तगत ऐसी संपत्ति या आगमों का पीछा करने के प्रयोग संपत्ति या उसके लेखा कोई वाद कितना भी समय बीत जाने के कारण वर्जित नहीं होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए हिंदू, मुसलमान, बौद्धिक, धार्मिक विन्यास या खैराती विन्यास का समाविष्ट कोई भी संपत्ति निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित समझी जाएगी और संपत्ति का प्रबंधक उसका न्यासी समझा जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें ये समझाना चाहते हैं, या हमें जो लेजिस्लेशन है हमें ये समझाना चाहता है इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट की धारा के माध्यम से, कि यदि कोई संपत्ति किसी न्यासी के पास न्यस्त की गई है और वो न्यास विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास के रूप में वो संपत्ति निहित है, उससे संबंधित कोई वाद है उस व्यक्ति के विरुद्ध या उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध या उसके सदस्य के विरुद्ध, जो कौन से होने चाहिए, मूल्यवान प्रतिफलार्थ नहीं होना चाहिए, जिसका कोई हमें रेमोनरेशन या पैसा नहीं मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हमें वाद है, तो उसमें जो संपत्ति है, अब उसमें किस किस चीजों का आगमों का पीछा करने के कौन कौन से वाद होने चाहिए, आगमों का पीछा करने के प्रयोजन से उस संपत्ति या उसके आगमों का लेखा के लिए कोई भी वाद है, यदि है, केवल वाद की बात कर रहे हैं धारा 8-10, तो कितना भी समय बीत जाए यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, उसके लिए कोई लिमिटेशन काउंट नहीं, कभी भी वो वाद किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं न्यासियों के ऊपर ये ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन होता है कुछ कुछ एक्सेप्शन के माध्यम से, जब यदि वो मूल्यवान होंगे तो लागू हो जाएगा। अब इसके अंदर ये कह सकते हैं हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, धार्मिक और खैराती विन्यास दान वाले जो हैं वो क्या माने जाएंगे, न्यास निहित माने जाएंगे। अब किन राज्यों, ये सेक्शन 11 है, जिन राज्य क्षेत्रों पर अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की संविधाओं के आधार पर जम्मू कश्मीर, ये अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अब यहाँ पे अपन ये कहेंगे कि विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है संस्थित किए गए बाद इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अधीन ही होंगे, और किसी विदेश में प्रवर्त परिसीमा विषयक नियम कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर आधारित वाद में जो उस राज्य क्षेत्रों में संस्थित किया गया हो तब के सिवा प्रतिरक्षा नहीं होगा, जबकि उस नियम ने उस संविदा को निर्वापित कर दिया हो और पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश के अधिवासी हो। या ये कह सकते हैं कि विदेश में प्रवर्त परिसीमा नियम कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई संविदा पर आधारित वाद में जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संस्थित किया गया हो तब के सिवाय प्रतिरक्षा न होगी। कब नहीं होगी, यदि प्रतिरक्षा हो सकेगी जब संविदा को निर्वापित कर दिया गया हो और विहित काल के दौरान उस राज्य क्षेत्र के निवासी है तो प्रतिरक्षा हो सकेगी, और अगर नहीं होंगे तो नहीं हो सकेगी। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यही खत्म करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर और इसके बाकी के जो सेक्शन है भाग 3 के बाद में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियोस